तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम गीगर मुलर ट्यूब की वर्किंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स, गीगर मुलर ट्यूब की वर्किंग गीगर डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, इस गीगर डिस्चार्ज के कारण जब भी कोई पार्टिकल जीएम ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और इन पॉजिटिव आयंस के कारण और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्टूडेंट्स जो एवलांच क्रिएट होता है, वो एवलांच किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरे एनोड पर एक समान रूप से फैल जाता है। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आपने प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में स्टडी किया होगा, तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल काउंटर में जो डिस्चार्ज होता है, जो एवलांच क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, वो किसी एक पॉइंट तक सीमित रहता है, जबकि जीएम ट्यूब में जो एवलांच होता है वो एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो एवलांच है वो एक पॉइंट तक सीमित ना रहकर पूरे एनोड पर क्यों फैल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं अभी गीगर डिस्चार्ज। राइट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, इस गीगर डिस्चार्ज के कारण जो जीएम ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से उनकी वोल्टेज वेरी होगी, इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस व्हाइट बोर्ड को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। राइट? अब स्टूडेंट्स, ये हमारा जीएम ट्यूब है स्टूडेंट्स। राइट? और ये जो जीएम ट्यूब का स्टूडेंट्स जो मेटेलिक सिलेंडर है, उसको मैं इन दो पैरेलल लाइन से शो कर रहा हूं। राइट? और ये हमारी सेंट्रल वायर, और सेंट्रल वायर हमारे स्टूडेंट्स एनोड होती है, और जो आउटर सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा कैथोड होता है, और ये एनोड। अब स्टूडेंट्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक रेजिस्टेंस के माध्यम से हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, जो आउटपुट होगा हमको रेजिस्टेंस के इन दोनों एंड्स पर मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, क्या होगा, सबसे पहले तो इस गीगर डिस्चार्ज को समझते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे जीएम ट्यूब है, इसको एक बार फिर से बना रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि जीएम ट्यूब को ऑपरेट होने के लिए जीएम ट्यूब के इलेक्ट्रोड्स के बीच की वोल्टेज को एक फिक्स वोल्टेज, जिसे गीगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, उससे ज्यादा रखनी पड़ती है। राइट स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से मान लिया जाता है स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं हम यहां पर कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वोल्टेज है गीगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। राइट स्टूडेंट्स? ये वोल्टेज यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वोल्टेज V और टाइम के बीच में ग्राफ की स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं t बराबर 0 पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की वोल्टेज गीगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। ये हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज है स्टूडेंट्स, और ये हमारी गीगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। राइट फ्रेंड्स? अब स्टूडेंट्स, क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि इस एनोड की वेसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट फ्रेंड्स? और स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स, वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की वोल्टेज पर डिपेंड करता है, या उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की
वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। राइट फ्रेंड्स, आप ये भी कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। राइट फ्रेंड्स, ये दो कंसेप्ट फ्रेंड्स आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। यदि आप इन कंसेप्ट को, जो इक्वेशन लिखी है फ्रेंड्स, यदि आप इनको ध्यान में रखोगे तो जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वोल्टेज है वो किस तरीके से चेंज होती है और किस तरीके से पल्स क्रिएट होती है वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहां से और यहां तक, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां से यहां तक इस डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है कि एवलांस क्रिएट हो सकता है। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एवलांस क्रिएट करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले मीन फ्री पाथ ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा फ्रेंड्स जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए। राइट, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। राइट फ्रेंड्स, ये दो चीज चाहिए, क्या, एक मेन फ्री पाथ ज्यादा होना चाहिए और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स चूंकि इस जेम ट्यूब में ऑर्गन और जो क्विंचिंग गैस भरी हुई है उनका जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी कम है, यानी कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब स्टूडेंट्स जब प्रेशर कम हो जाता है उसका मतलब ये है कि जो गैस भरी हुई है उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारे ऑर्गन के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर स्थित हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इस मेन पाथ को अचीव करने के लिए, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया कि फ्री पाथ ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम प्रेशर को बहुत कम रखते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स मैंने कहा वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को सफिशिएंटली हाई रखने के लिए हम एचवी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स चूंकि मीन फ्री पाथ ज्यादा है इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, अब देखो, अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक पार्टिकल मूव करता हुआ इस जेम ट्यूब के अंदर एंटर करता है। राइट, और फ्रेंड्स यहां पर जो ऑर्गन का मॉलिक्यूल है उससे कोलाइड करता है, यानी उससे टक्कर करता है। राइट, अब फ्रेंड्स ऑर्गन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट फ्रेंड्स अब ध्यान रखना कि यहाँ जो ऑर्गन है वो डाई ऑर्गन नहीं है। राइट, ये Ar2 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल Ar है। राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गन एक नोबल गैसेस होती हैं, और ऑर्गन के जो इस गैस का स्टूडेंट जो एटम होगा वो Ar के द्वारा ही शो किया जाता है, Ar2 के द्वारा शो नहीं किया जाता। राइट स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यदि ये डाई ऑर्गन होता तो उसमें Ar2 लगा रहता, लेकिन डाई ऑर्गन जो है वो पाया नहीं जाता, पाया जाता लेकिन इसका दोनों जो ऑर्गन के मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स उनके बीच में
जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि डाई ऑर्गन नहीं पाया जाता। लेकिन स्टूडेंट्स जो गैस होती है स्टूडेंट, इसके अंदर जो भरी हुई गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑर्गन ही होता है, राइट। ये एक मोनोटोमिक गैस है, राइट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि चूंकि ऑर्गन एक मोनोटोमिक गैस है, इसलिए जैसे ही अल्फा या बीटा पार्टिकल इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के पश्चात इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, राइट फ्रेंड्स। ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि जब दो पार्टिकल्स या जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स होगा क्या, ऑर्गन के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए, राइट, या फिर आप यूं कह लो कि ऑर्गन के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट, लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स इनका जो कोलिजन होगा, राइट, किसका, ये जो पार्टिकल्स और ऑर्गन के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा, और इस कोलिजन के बाद में जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कि ऑर्गन की पोजीशन क्या है, राइट, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यदि ये अल्फा या बीटा पार्टिकल की एनर्जी स्टूडेंट्स यदि 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, कितनी, 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो अल्फा या बीटा पार्टिकल है ये ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करके उसको आयनाइज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो पहली बात ये कि कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज्यादा होती है, अल्फा या बीटा पार्टिकल की एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होती है, तो उस केस में जैसे ही ये ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं, टक्कर करने के पश्चात ऑर्गन को एक पॉजिटिव आयन में और इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि एक ऋणायन यानी कि एक नेगेटिव आयन क्रिएट होता है, राइट फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर ये होगा स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं अल्फा या बीटा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं, टक्कर करने के साथ ही एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन मिलता है। नेगेटिव आयन फ्रेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, अब फ्रेंड्स ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर हमको जो प्राप्त हुआ है, अब फ्रेंड्स क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, और इसके कारण स्टूडेंट्स ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है F=QE वो भी बढ़ता जाएगा, राइट फ्रेंड्स। अब इस फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, और इस एक्सेलरेशन के कारण स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज होगा, राइट। किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के कारण, राइट, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, राइट, और एक्सेलरेशन के कारण इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड में इंक्रीज होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो गैस है इसका ये जो गैस है ये लो प्रेशर पे भरी हुई है, इसलिए जो ऑर्गन के मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स वो दूर दूर हैं, राइट। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के मॉलिक्यूल तक पहुंचेगा तब तक इसकी एनर्जी स्टूडेंट्स 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, राइट। अब फ्रेंड्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी अब 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो चुकी है, इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के साथ ही इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में क्रिएट कर देगा, राइट, और इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा,
राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, राइट। और स्टूडेंट्स ये इससे कोलाइड होने के बाद में, ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे कोलाइड होने के बाद में इसकी जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स वो 0 हो जाएगी, राइट। और उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, राइट। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ये जो प्रक्रिया मैं लिखी है स्टूडेंट्स, राइट, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के कारण स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी में लगातार वृद्धि होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब तक दूसरे ऑर्गन के मॉलिक्यूल तक पहुंचेगा तब तक इसकी जो एनर्जी होगी वो 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी। और इसके कारण स्टूडेंट जैसे ही ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा एक बार फिर से इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, राइट। और उसके बाद में ये जो हमारा ऑर्गन मॉलिक्यूल है वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ठीक इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ये भी मूव करता हुआ सफिशिएंट एनर्जी इस प्रोसेस से प्राप्त करेगा, राइट। और जब इसकी एनर्जी 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से ज़्यादा हो जाएगी या इसके आसपास हो जाएगी तो उस केस में ये ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करके उसके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसने इससे टक्कर की है, टक्कर करने के बाद इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी लगभग, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इस हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनोड की तरफ मूव करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। और ठीक इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी इससे टकराने के पश्चात, राइट, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन करने के पश्चात इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। और इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस टक्कर के बाद में मिला है स्टूडेंट्स, ये वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस से इस कैथोड की तरफ, सॉरी इस एनोड की तरफ हाई स्पीड से मूव करेंगे। अब स्टूडेंट जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इस प्रोसेस के कारण इसकी एनर्जी में बढ़ोतरी होती जाएगी। और जब इसकी एनर्जी 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी उस केस में ये वापस से, राइट, क्योंकि जब तक ये दूसरे ऑर्गन के मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे तब तक इसकी जो एनर्जी होगी, तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी। और जैसे ही ये उससे टकराएंगे, टकराने के साथ ही स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इसने प्रोड्यूस कर दिया स्टूडेंट्स, राइट। और ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा दूसरे ऑर्गन के मॉलिक्यूल से, राइट, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर दिया, राइट। और ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स है, सॉरी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स ये भी इस मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा और टक्कर करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और ठीक इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी इससे कोलाइड करके एक नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा और ये स्टूडेंट्स हमारा पुराना इलेक्ट्रॉन, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कितना था, एक, और किसने अब कितने इलेक्ट्रॉन नए क्रिएट कर दिए, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इस एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन ने कन्वर्ट कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अकेले इस इलेक्ट्रॉन ने 8 नए इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर दिया। अब स्टूडेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली बात है उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होंगे, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स पेयर में होंगे ना, क्योंकि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा तो टक्कर करने के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा, राइट, ऑर्गन के मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा, उस केस में जो ऑर्गन का मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतने ही पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन है उनका लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस स्थिति को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं टाउनसेंड एवलांच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को हम? टाउनसेंड एवलांच।
डाउन, राइट फ्रेंड्स। और इसके बाद में स्टूडेंट जब फर्दर ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में स्टूडेंट्स लगातार बढ़ोतरी हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाएगी और साथ ही साथ पॉजिटिव आयन की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टाउनसेंड एवलांच। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये एवलांच जो है ये तो प्रोपोर्शनल काउंटर में भी होता है, तो इसमें नया क्या है, नया अब आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो इसमें नई चीज ये है स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो एवलांच होगा वो एनोड के किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे एनोड पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, अब देखो जो ऑर्गन का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, राइट, ऑर्गन एक मोनोटोमिक गैस है और इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल के स्टूडेंट्स जो, या फिर ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, इस ऑर्गन के एटम की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है स्टूडेंट्स, राइट, होती है जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है स्टूडेंट्स वो होती है 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। ऑर्गन के मॉलिक्यूल को यदि 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दी जाए तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स कई बार स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स मूव कर रहा है एनोड की तरफ, ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे एनर्जी को गेन करता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि जब इसकी एनर्जी 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल नहीं होती तो भी इसके पास में एक ऑर्गन का मॉलिक्यूल आ जाता है, राइट। अब स्टूडेंट्स इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से जब इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, अब स्टूडेंट्स चूंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी तो नहीं है कि ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, लेकिन स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी तो है कि ये इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाल देगा, राइट फ्रेंड्स। कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो आप मान लो लगभग 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी, राइट। और जब फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक पहुंचेगा और इसकी एनर्जी इतनी है तो स्टूडेंट्स ये इस ऑर्गन के मॉलिक्यूल से टक्कर करके इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाल देगा। क्या कर देगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाल देगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक उस कंडीशन में नहीं रह पाते और कुछ समय बाद में वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, कुछ समय बाद में वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये मॉलिक्यूल हमारा, ये एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस केस में स्टूडेंट्स ये फोटोन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा स्टूडेंट्स, फोटोन इमिट करेगा और इस फोटोन की स्टूडेंट्स जो रेंज होगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जो फोटोन जो इस कंडीशन में जो क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूवी रेंज में पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब फ्रेंड्स ये जो फोटोन होगा ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये हमारा एवलांच क्रिएट हो गया, जो से मैंने आपको यहाँ पर बताया था वो सेम ऐसे इसको लिख रहा हूँ मैं। इस एवलांच के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो फोटोन इमिट हुआ है स्टूडेंट्स वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स वो फोटोन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, वो फोटोन स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच। अब स्टूडेंट्स जैसे ही फोटोन यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ किसी ऑर्गन के मॉलिक्यूल के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जैसे ही ऑर्गन का मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा, राइट, अब्जॉर्ब करने के बाद में स्टूडेंट्स ये जो हमारा ऑर्गन का मॉलिक्यूल है एक पॉजिटिव आयन और एक ऋण आयन यानी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पर भी हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन मिलेगा। अब फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इस एनोड की तरफ
मूव करेगा तो लगातार जो है टक्करें कर करके जो है अपनी संख्या में लगातार बढ़ोतरी करता जाएगा। राइट फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी एक नया एवलांच क्रिएट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने यहाँ पर समझी थी, है ना। इस पूरे जो सेक्शन में फ्रेंड्स जो हमने प्रोसेस में समझी थी वो सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी। राइट, और इसी कारण फ्रेंड्स जो नया एवलांच क्रिएट होगा। राइट, और ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, इस नए एवलांच में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही धनायन भी होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होंगे। राइट, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि यहां पर कोई जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहा था, राइट, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहा था उस केस में यहां पर कोई सी ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल से टकरा गया हो, ये भी तो हो सकता है। और टकराने के पश्चात स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा ऑर्बिटल का मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके बाद में जब वो वापस से डी एक्साइट होता है तो यूवी फोटोन को इमिट करता है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं यहाँ पर भी एक यूवी फोटोन इमिट हो गया। अब हमारा जो यूवी फोटोन है स्टूडेंट्स है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल से वापस से टक्कर करेगा। राइट, और जब ये इससे टक्कर करेगा, इससे कोलिजन करेगा, इससे कोलाइड होगा तो स्टूडेंट उस केस में क्या होगा, वापस से एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो एनोड की तरफ मूव करेगा और जैसे जैसे एनोड की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी में स्टूडेंट्स क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर भी इस प्रोसेस के कारण स्टूडेंट्स एक एवलांच क्रिएट हो जाएगा। राइट, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक एवलांच क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कोई फोटोन जनरेट हो सकता है और ये फोटोन स्टूडेंट्स मान लो यहाँ पर पहुंचा और यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। राइट, और जैसे इस प्रोसेस के कारण जो हमने समझा यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जैसे एनोड की तरफ जाएगा वैसे वैसे अपनी संख्या में कई गुना वृद्धि करता जाएगा। राइट, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एवलांच। तो यहाँ पर भी एक नया एवलांच क्रिएट हो गया। राइट फ्रेंड्स, अब देखो पार्टिकल कितना था, एक अल्फा बीटा पार्टिकल स्टूडेंट्स कितना था, एक, और इस अल्फा या बीटा पार्टिकल के कारण 3 जगह पर एवलांच क्रिएट हो गए। राइट स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर जो है ये जो फोटोन्स है स्टूडेंट्स ये ट्रेवल होते हुए फोटोन जो हैं ये अलग अलग जगहों पर एवलांच क्रिएट करते रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इस कारण से जो एवलांच होगा स्टूडेंट्स वो किसी एक पॉइंट तक सीमित न रहकर पूरे एनोड पर जगह जगह पर शुरू हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये भी तो हो सकता है कि ये जो फोटोन है ये हमारा ट्रेवल करता हुआ इस बाहरी जो इलेक्ट्रोड है यानी ये जो कैथोड है इससे टक्कर करे, और जब इससे टक्कर करेगा तो स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देगा। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है और इसके कारण इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी स्पीड 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी तो वो इस प्रोसेस के कारण एवलांच क्रिएट कर देगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर पहुंचने के बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सफिशिएंट होगी और इस सफिशिएंट एनर्जी के कारण इसने यहाँ पर भी एवलांच क्रिएट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जो गीगर डिस्चार्ज के कारण स्टूडेंट्स जो एवलांच है वो किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे एनोड के चारों तरफ सममित रूप से यानी सिमेट्रिक रूप से फैल जाता है। राइट स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गीगर डिस्चार्ज। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस गीगर डिस्चार्ज के कारण ये इसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं।